हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम स्पेशली जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह मानव में लैंगिक जनन के दौरान होने वाली एक अगली घटना है जिसके बारे में आज आप जानने वाले हैं। तो मैं बता दूं उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली आप जानेंगे निषेचन के लिए होने वाली एक विशेष प्रकार की घटना के बारे में जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र या ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि महिलाओं में ओजेनेसिस के दौरान और निषेचन के लिए होने वाली एक विशेष प्रकार की घटना है जो निषेचन के लिए बहुत ही उत्तरदायी होती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऋतुस्राव या आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसे हैं। तो आप जानते हैं कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था ओवुलेशन के बारे में यानी ओजेनेसिस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ एग्स कैसे होते हैं ओवरीज में। तो लास्ट में आपको बताया गया था कि ओजेनेसिस में क्या होता है, प्रत्येक महीने अंडाशय से निषेचन के लिए एक एग्स जो है बाहर निकाले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में भेजे जाते हैं। तो अंडाशय जो है मादा का मुख्य जनन अंग है जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है और वह अंडाणु प्रत्येक महीने एक एक करके निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में जाता है। और निषेचन न होने के बाद वह जो अंडाणु है वह क्या करता है, कुछ रक्त के साथ योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है जिसे हम ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में जो कुछ परिवर्तन किए जाते हैं उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, अनिषेचित अंडाणु, कुछ रक्त तथा टूटी हुई गर्भाशय की भित्तियां सहित कुछ अन्य पदार्थ योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं जिसे हम ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्यूबर्टी के बारे में यानी यौनावस्था के बारे में, क्योंकि मानव ऐसा प्राणी है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया एक निश्चित आयु के बाद प्रारंभ होती है। मानव में जो भी लैंगिक एक्टिविटीज होती हैं वह एक निश्चित आयु के बाद होती हैं और जिस निश्चित आयु पर मानव में जनन करने योग्य क्षमता का विकास हो जाता है उसी अवस्था को हम यौनावस्था के नाम से जानते हैं, जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। क्योंकि आज स्पेशली आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले आपको जानना बहुत ही आवश्यक है प्यूबर्टी के बारे में, क्योंकि बिना प्यूबर्टी के मानव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। तो आप जानते हैं मैंने कल बताया भी था आपको नेक्स्ट वीडियो में कि स्त्रियों में जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वहां पर कंप्लीट ना हो करके यौनावस्था आरंभ होने के बाद प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो महिलाओं में अगर आप बात करें तो स्त्रियों में यौनावस्था यानी प्यूबर्टी का जो प्रारंभ होता है वह 12 से 13 साल की अवस्था में होता है। यानी जब मादा की आयु 12 से 13 साल हो जाती है उसके पश्चात उसमें जो है सबसे पहले फोलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन्स का स्राव
पीयूष ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। यानी जैसे ही यौनावस्था का आरंभ होता है, 12 से 13 साल की अवस्था स्त्री की पूर्ण हो जाती है, तो पीयूष ग्रंथि से फोलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्राव होता है। यह जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यह अंडाशय में उपस्थित फोलिकल सेल्स तक जा करके उनको जो है ओवुलेशन के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है। और जैसे ही फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अंडाशय की फोलिकल सेल्स तक जाता है, कि अंडाशय क्या करता है, अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको फिर से रीस्टार्ट कर देता है। और रीस्टार्ट करने के बाद प्रत्येक महीने एक एक करके अंडाणुओं को बनाना प्रारंभ कर देता है। तो महिलाओं में प्यूबर्टी का प्रारंभ कब होता है? 12 से 13 साल की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है और चलता कब तक है? लगभग 45 से 50 साल तक की अवस्था तक यह जो अवस्था है चलती रहती है, यानी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है चलती रहती है। यानी महिलाओं में निषेचन करने की क्षमता जो है 45 से 50 साल के बाद खत्म हो जाती है। यानी उस समय क्या होता है, जो मासिक चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। यानी उस कंडीशन में ओवुलेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। और ओवुलेशन का प्रोसेस बंद होने की वजह से जो एग्स हैं वह निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक, तो महिलाओं में क्या होता है, 12 से 13 साल की अवस्था में यौनावस्था का प्रारंभ हो जाता है, जो ऋतुस्राव से प्रारंभ होता है। यानी जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल का उद्भव हो जाता है, जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल आना प्रारंभ हो जाती है, ऋतुस्राव हो जाता है, उसी समय से यौनावस्था का आरंभ महिलाओं में हो जाता है, जिसकी आयु होती है 12 से 13 साल। और यह जो आवर्त चक्र है, यह जो ऋतुस्राव है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वह 45 से 50 साल तक की अवस्था तक लगातार चलता रहता है। जिससे क्या होता है, प्रत्येक महीने एक एक अंडाणु जो है ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में जाने लगते हैं। ठीक, और इनका जो नियमन होता है, मैंने बताया जो पूरे मासिक चक्र का जो नियमन होता है वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करते हैं। इनका कार्य होता है अंडाशय की भित्तियों को वो ओवुलेशन के लिए उकसाना, ताकि जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। किशोरावस्था में यहाँ से जो पॉइंट्स पूछी जाती हैं कि किशोरावस्था में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी ऋतुस्राव होता है, तो उसको हम रजोदर्शन या मोनार्क के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में जैसे ही यौनावस्था का प्रारंभ होता है, सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब पहली बार ऋतुस्राव होता है, तो इसे हम रजोदर्शन या मोनार्क के नाम से जानते हैं। आवर्त चक्र की आप बात करें तो जो आवर्त चक्र होता है वह महिलाओं में लगभग 26 से 28 दिन का होता है। यानी एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है? 26 से 28 दिन। तो महिलाओं में ऋतुस्राव का एक चक्र कितने दिनों का होता है? लगभग 26 से 28 दिनों का। फिर से यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है प्रत्येक महीने। तो क्लियर हुआ ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? कि महिलाओं में क्या होता है, फिर से आप जान लीजिए, प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निषेचन होता है। यानी महिलाओं में प्रत्येक महीने अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, यह मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना है, जहाँ पे यह यूटेरस है, यह अंडवाहिनी है और यह अंडाशय है। और यहाँ क्या है? यह आपका वेजाइना है और यह वेजाइना की एंडोमेट्रियम लेयर है। ठीक, तो मैंने बताया महिलाओं में प्रत्येक महीने अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। तो यहाँ अंडाशय है, अभी जो अंडाशय है
अंडाशय से एक अंडाणु निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में चला जा रहा है, ओविडक्ट में जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, निषेचन के लिए जा रहा है। महिलाओं में प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है जो निषेचन के लिए अंडवाहिनी में चला जाता है। लेकिन निषेचन ना होने की दशा में जो अंडाणु है, और मैं आपको बता दूं, जब निषेचन हेतु जो अंडाणु है वह ओवरी से निकल करके ओविडक्ट में चला जाता है, तो जो गर्भाशय है इसकी भित्तियों में भी कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि जब 12 से 13 साल की अवस्था पूरी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो मादा है उसकी अंडाशय से एग का फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, और जो गर्भाशय होता है, जो यूटेरस होता है, वह अपने आप को भी बच्चे के निर्माण के लिए पूरी तरह से मेंटेन करने लगता है। यानी इधर ओवुलेशन हुआ और एग से निकल करके चला गया ओविडक्ट में, किसके लिए, निषेचन के लिए। अब निषेचन के लिए तैयार है कौन, एग्स, और यूटेरस भी क्या करेगा, अपना कुछ परिवर्तन करेगा जिसके कारण निषेचन होने के पश्चात तुरंत बाद की जो प्रक्रिया है गर्भाशय में शुरू हो सकती है। अभी तैयारी करना प्रारंभ कर देगा। यह तैयारी कैसे करेगा भी आप आगे जानेंगे विस्तृत रूप से। तो महिलाओं में मैंने आपको बताया कि एक अंडाणु प्रत्येक महीने जो है निकलता है और निषेचन के लिए अंडवाहिनी में चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। और निषेचन न होने की दशा में वह निषेचित अंडाणु और गर्भाशय की अंतःभित्ति टूट करके रक्त के कुछ साथ योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिसको आप एक दूसरा या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मैंने बताया महिलाओं में पहली बार जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जिसको आप गर्भदर्शन मोनार्क या आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं। महिलाओं में एक आवर्त चक्र का जो समय होता है 26 से 28 दिन का होता है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में जैसे ही मैंने बताया कि यौनावस्था प्रारंभ होती है, तुरंत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जाते हैं और गर्भाशय को ओवुलेशन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, 26 से 28 दिन में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, यानी 4 चरणों के पश्चात मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें क्या किया जाता है कि पहली जो अवस्था है उसको हम अतिवृद्धि अवस्था कहते हैं, दूसरी जो प्रवस्था उसको हम अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग अवस्था कहते हैं, तीसरी जो प्रवस्था उसको हम स्रावी या ल्यूटिकल प्रवस्था कहते हैं, और चौथा जो प्रवस्था है उसको हम ऋतुस्राव प्रवस्था के नाम से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन चारों प्रवस्थाओं में कौन कौन सा परिवर्तन ऋतुस्राव के दौरान देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है अतिवृद्धि प्रवस्था। मैंने बताया कि टोटल आवाज का दिन कितना होगा, 26 से 28 दिन। तो यह प्रवस्था ऋतुस्राव के बाद प्रारंभ होती है, यानी एक चक्र जब पूरा हो जाता है 26 से 28 दिन का, तो इसके बाद गर्भाशय में या मादा जनन तंत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यानी अंत से हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अतिवृद्धि प्रवस्था का जो प्रारंभ होता है वह ऋतुस्राव के बाद होता है, जो 6 से 14 दिन तक चलता है। यानी जो 26 से 28 दिन का समय है, जब यह बीत जाता है तो प्रक्रिया फिर से रीस्टार्ट होती है, और प्रक्रिया जहां से फिर से रीस्टार्ट हो रही वहीं से हम जाना प्रारंभ कर रहे हैं, और वहां से जिस प्रक्रिया का सबसे पहले प्रारंभ होता है उसको हम अतिवृद्धि प्रवस्था के नाम से जानते हैं, जो ऋतुस्राव के समाप्त होने के पश्चात प्रारंभ होती है, जो 6 से लेकर के 14 दिनों तक चलती है। तो 6 से 14 दिन तक की जो प्रक्रिया है उसको हम अतिवृद्धि प्रवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है अतिवृद्धि प्रवस्था में, इसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, यानी यह गर्भाशय है, गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक स्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। या आपका वेजाइना हो गया, वेजाइना के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंडोमेट्रियम मिलेगा। एंडोमेट्रियम की एक लेयर बनी होती है गर्भाशय के अंदर। तो इसमें क्या होता है
अतिवृद्धि प्रावस्था में यह प्रक्रिया लगभग 6 से 14 दिन तक चलती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम है वह 2 से 3 mm मोटी हो जाती है। यानी अतिवृद्धि प्रावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं मानव जन्म तंत्र में? एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वह 2 से 3 mm मोटी हो जाती है और जो अंडाशय है वह ओवुलेशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो अतिवृद्धि प्रावस्था यानी 6 से 14 दिन बीतने के बाद जो प्रावस्था आती है उसको हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग प्रावस्था के नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं इस प्रावस्था में क्या होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडाशय से अंडाणु का निकलना और अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाना। तो अंडाशय से अंडाणु का निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन कहलाता है। तो ओवुलेशन में क्या होता है? जो अंडाशय में उपस्थित एग्स, अभी आप देख रहे हैं अंडाशय में एग है और इसमें देख रहे हैं एग यहाँ से निकल कर कहाँ चला गया? अंडवाहिनी में चला गया। तो इसके यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को ही हम अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें अंडोत्सर्ग होता है जिसमें क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है। यानी सबसे पहले जैसे ही ऋतुस्राव प्रारंभ होने वाला होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मैंने बताया जाते हैं और अंडाशय की भित्तियों को प्रेरित करते हैं, गर्भाशय की भित्ति को भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन अंडोत्सर्ग प्रावस्था आते आते क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग का स्राव कम हो जाता है, तब ल्यूटिनाइजिंग का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? 14वें से 15वें दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। अंडोत्सर्ग में क्या क्या होता है? अंडोत्सर्ग में क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग का स्राव कम हो जाता है क्योंकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग का कार्य है गर्भाशय की भित्तियों को निषेचन के लिए बिल्कुल मेंटेन करना। जब अंडाणु निकल जाता है तो इसका काम समाप्त हो जाता है, तो इसका स्राव कम हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग का स्राव बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग के स्राव से मैं आपको बता दूं क्या होता है। ल्यूटिनाइजिंग के स्राव से जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स होती हैं, जो फोलिकल सेल्स होती हैं उनमें जो है स्फुटन होता है, वही सेल्स फट जाती हैं। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है कि अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी में जाना प्रारंभ कर देते हैं। यह जो प्रक्रिया है वो 14वें से 15वें दिन होती है। यदि 6 से 14 दिन कौन चला? अतिवृद्धि प्रावस्था चली। अतिवृद्धि प्रावस्था की जस्ट बाद कौन सी प्रावस्था आ रही है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था आ रही है। यह प्रावस्था कब चलेगी? 14वें से 15वें दिन। यानी स्त्री में जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वह कब होता है? बिल्कुल मिड पॉइंट में, यानी 14वें से 15वें दिन। तो 26 से 28 दिन का टोटल टाइम होता है एक आवर्त चक्र का। उसके जस्ट बीचों बीच यानी 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में चला जाता है और अंडाशय से अंडाणु का निकल कर अंडवाहिनी में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि अंडोत्सर्ग कब होता है आवर्त चक्र के दौरान? तो आवर्त चक्र के दौरान 14वें से 15वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया की जाती है। किसके स्राव के कारण? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के स्राव के बढ़ने के कारण। और क्या हो जाता है? जब अंडाशय से अंडाणु निकल करके यहाँ चला जाता है तो यहाँ क्या होता है? एक पीले रंग के आवरण का निर्माण हो जाता है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। आगे नेक्स्ट प्रावस्था की बढ़ते हैं। आगे की जो नेक्स्ट प्रावस्था है उसको हम स्रावी या ल्यूटिकल प्रावस्था के नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं इस प्रावस्था में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रावस्था में ल्यूटिनाइजिंग के प्रभाव के कारण, मैंने बताया ल्यूटिनाइजिंग का प्रभाव बढ़ता है अंडोत्सर्ग में, तो उसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के स्राव के कारण जो मादा लिंग हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, उनका स्राव बढ़ जाता है और इनका स्राव बढ़ने के कारण जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई और बढ़ जाती है और बढ़ करके कितना हो जाता है? 4 से 6 mm हो जाता है। तो इसकी लंबाई बढ़ करके और मोटी हो जाती है, 4 से 6 mm हो जाती है। बस इतनी प्रक्रिया होती है स्रावी या ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिकल प्रावस्था। इसके बाद की जो प्रावस्था आती है और मैं बता दूं कि जो स्रावी प्रावस्था होती है, अगर इस प्रावस्था में
अंडाणु का निषेचन हो गया तो यह प्रवस्था नहीं आएगी। यह प्रवस्था तब आती है, चौथी प्रवस्था ऋतुस्राव की प्रवस्था, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। तो अगर स्रावी या ल्यूटिकल प्रवस्था में ही अंडाणु का निषेचन हो गया तो जो कार्पस ल्यूटियम है वह बिल्कुल अपनी अवस्था में बना रहता है और ऋतुस्राव की प्रवस्था प्रारंभ नहीं होने देता है। यानी इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का श्रावण है वह लगातार चलता रहता है, कार्पस ल्यूटियम जो है बनी रहती है, जिसके कारण ऋतुस्राव प्रारंभ नहीं होता है। तो जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तो आप जानते रहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, यानी ऋतुस्राव फिर से नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अगर स्रावी अवस्था में ही निषेचन हो जाता तो यह अवस्था प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि तब जो है कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होती है तो निषेचित अंडाणु बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनका निषेचन हो चुका होता है। अब बात आती है अगर निषेचन नहीं हुआ तो यह अवस्था प्रारंभ होगी, और जैसे यह अवस्था प्रारंभ होती है मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रवस्था है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जब समाप्त हो जाती है 28वें दिन से लेकर के 4 से 5 दिन तक चलती है। ठीक, क्योंकि 28 दिन का आवर्तकाल होता है। 28 दिन तक में अगर निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन न होने की दशा में क्या होता है, 28वें दिन जो अनिषेचित अंडाणु है, जो अनिषेचित अंडाणु है, अनिषेचित अंडाणु एवं कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाते हैं। अभी जो मैंने बताया कि पीले रंग की कार्पस ल्यूटियम बनती है जो गर्भाशय में निषेचन की अवस्था को बिल्कुल मेंटेन करता है। जब निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और वह कार्पस ल्यूटियम अपने साथ अंडाणु को भी बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ देख रहे हैं अभी अंडाणु यहाँ है और यहाँ से चलते हैं कहाँ चला आया, गर्भाशय में चला आया, आ गया, आगे बढ़ते हैं, नष्ट हो जाती है तथा प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का स्राव रुक जाता है। यह प्रक्रिया तब होगी जब निषेचन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब निषेचन नहीं होता है तो अनिषेचित अंडाणु एवं कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है तथा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव रुक जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव रुक जाने के कारण एंडोमेट्रियम की लेयर, कार्पस ल्यूटियम और निषेचित अंडाणु कुछ रक्त के साथ योनि मार्ग के द्वारा 28वें दिन बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रवस्था को हम ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। यह प्रवस्था 28वें दिन से प्रारंभ होकर लगभग 4 से 5 दिन तक चलती है। 4 से 5 दिन तक चलती है तो 4 से 5 दिन बाद क्या होता है, 5 से 6वें दिन यह प्रवस्था फिर आ जाती है। तो आप फिर से यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूँ कि ऋतुस्राव में क्या होता है, लगभग 35 ml ब्लड का लॉस होता है और क्या होता है, लगभग 35 ml कुछ तरल पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं निषेचित अंडाणु के साथ साथ। ठीक, तो ऋतुस्राव के दौरान जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसमें क्या क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है, अनिषेचित अंडाणु होते हैं तथा रक्त होता है। यह जो है लगभग 4 से 5 दिनों तक योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। इसी को हम ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 4 से 28वें दिन से प्रारंभ होकर के 4 से 5 दिन तक चलेगी। 4 से 5 दिन बाद यह जो ऋतुस्राव है, जो पदार्थ जो रक्त योनि मार्ग से बाहर निकल रहे हैं वे बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद क्या होता है, फिर से अतिवृद्धि प्रवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम की जो लेयर टूटी है वह फिर से बनना प्रारंभ कर देती है। ठीक, तो इस तरह से एक आवर्त चक्र यानी 26 से 28 दिन में, एक से लेकर के 26-28 दिन में अंडाणु से निषेचन के लिए एक अंडाशय से निषेचन के लिए एक अंडाणु बाहर निकलता है। निषेचित न होने की दशा में वह एंडोमेट्रियम की लेयर, कार्पस ल्यूटियम तथा रक्त के साथ 28वें दिन योनि मार्ग से बाहर निकल करके 4 से 5 दिन तक चलता रहता है, जिसे आप ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में निषेचन क्या है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार आप बने रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस पे, क्योंकि यहाँ आपको सारे कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स मिलने वाले हैं। अर्थात जितने भी बोर्ड परीक्षा के टॉपिक हैं क्लास 10 और 12 के कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो को जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलते रहें। और सबसे मेन काम जो आपको करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके मित्र जो लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक वीडियो लगातार पहुँचता